नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो कोबरा कमांडो यानी सीआरपीएफ के जो कमांडो जिनको नक्सलीज ने किडनैप कर लिया था, उनको नक्सलियों ने छोड़ दिया है। देखिए कितनी कूल इमेज है उनकी। मतलब ऐसा लगता है ना कि जब किडनैपिंग होती है तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, लेकिन हमारे जवान जो हैं किडनैप होने के बावजूद भी कभी टेररिस्ट और नक्सलियों के सामने डरते नहीं हैं। जब विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में चले गए थे तब भी उनकी वो चाय पीने वाली जो इमेज है वो काफ़ी वायरल हुई थी। तो दिखाता है कि हमारे जवान चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए हमेशा बिल्कुल डटे रहते हैं और दुश्मनों से तो बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। तो देखिए मतलब अब तो नक्सलीज उन्होंने छोड़ दिया है। उनके परिवार की भी खैर एक वीडियो आई थी जिसमें उनकी बेटी कह रही थी कि उनके पापा को छोड़ दिया जाए। तो भगवान ने हमारी डेफिनेटली सुनी और आज जो कमांडो है उनको छोड़ दिया गया है। अब देखते हैं सरकार आगे क्या करती है, नक्सलियों की क्या डिमांड है सरकार से ऐसी, देखते हैं सरकार उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है या क्या बातचीत होती है, आगे जाके देखेंगे। आज डेट है 9 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को 4 अलग अलग एडिटोरियल के साथ। पहला एडिटोरियल बियॉन्ड जीरो सम। आज की डेट में वही कार्बन एमिशंस वाला जो कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था एडिटोरियल, उसी के टाइप सिमिलर एक एडिटोरियल जो है आज भी आया हुआ है। तो हम देखेंगे कि अभी क्या यूएस और इंडिया के बीच में डेवलपमेंट्स हुई हैं कार्बन एमिशंस को लेकर और इंडिया की क्या फ्यूचर की स्ट्रैटेजी होने वाली है, उसको डिस्कस करेंगे। प्ले टाइम, ये थोड़ा सा कह सकते हैं ऑफ टॉपिक या मतलब आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि आईपीएल जो आने वाला है उसका कोरोना जो इम्पैक्ट है आईपीएल पे क्या होगा और किस तरीके से आईपीएल जो है वो यंग प्लेयर्स को एक तरीके से स्पॉटलाइट में आने में हेल्प करता है। तो कभी कभी इस टाइप के स्पोर्ट्स रिलेटेड या इस टाइप की जो चीज़ें हैं आ जाती हैं, जैसे जीडी में आ जाती हैं या कभी आपसे स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी इंटरव्यूज़ में। तो आपको इस टाइप की चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम इसको भी थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशन की बात की गई है कि क्या इंडिया की करंट एग्रीकल्चर कंडीशन है, मंडीज़ की, बाकी क्या क्या एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है उसकी यहाँ पर बात की गई। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये खैर एडिटोरियल तो काफ़ी लंबा चौड़ा दिखता है, लेकिन इसमें काम की चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं है। बेसिकली इसमें जो डेटा दिया है वो पाकिस्तान का डेटा ज़्यादा दिया हुआ है कि पाकिस्तान का कितना % ट्रेड जो है इंडिया से रिलेशन ख़राब करने से पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या क्या कंडीशंस हैं। तो पाकिस्तान का डेटा ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम पाकिस्तान पीसीएस है, पाकिस्तान यूपीएससी वगैरह है, उसकी तैयारी तो हम कर नहीं रहे। तो हमारे लिए जो इसमें जो छोटी मोटी काम की चीज़ें हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ, बियॉन्ड जीरो सम। जो अमीर देश हैं, राइटर कहना चाह रहे हैं उनको एक तरीके से अपनी कमिटमेंट देनी चाहिए किसके लिए, टेक्नोलॉजी और फंड के। क्योंकि टेक्नोलॉजी और फंड जब दोनों एक साथ चलेंगे तब जाके ये कार्बन के एमिशंस को जीरो पे लाया जाएगा। बिना फंड्स के ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब पैसा लगेगा तब जाके ही आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट होगा। और जब रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप होगी टेक्नोलॉजी के साथ तब जाके ही कार्बन को हम एलिमिनेट कर पाएंगे। यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट, ये अभी इन्होंने एक तरीके से हमारे जो कंट्री के पीएम हैं उनसे मीटिंग करी और एक तरीके से बताया कि इंडिया का लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोर्स क्या होना चाहिए, कि आगे जाके इंडिया क्या ऑन ग्राउंड करेगा कि हमारे जो कार्बन एमिशंस हैं वो बिल्कुल कम हो जाए। अब इंडिया जो है वो अदर मतलब बाकी जो इकोनॉमीज जो डेवलप कर रही हैं उन्हीं की तरह इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी आज की डेट में है। लेकिन अब हमारे पास काफ़ी सारे कमिटमेंट्स हैं। देखिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल्स हो गए, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी के गोल्स हो गए, कार्बन फुटप्रिंट के गोल्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी का गोल है हमारा 2030 तक का। तो इतने सारे गोल्स हैं और उसके अलावा हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप भी करना है। तो देखिए कह सकते हैं ना कि जो एक चीज़ होती है वो किसी और चीज़ की कॉस्ट पे आती है, कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं आती। अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो थोड़ा बहुत कार्बन एमिशन डेफिनेटली होगा, लेकिन अब इसमें भी एक क्रक्स है। जैसे हमने कल के एडिटोरियल में डिस्कस किया था वही सेम थोड़ा बहुत लिंक्ड एडिटोरियल हम इसको कह सकते हैं। अब इंडिया आज की डेट में हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो टॉप 5 जो कंट्रीज करती हैं पूरे वर्ल्ड में उसमें इंडिया टॉप 5 में आता है। ये तो एक मेजर चीज़ है। लेकिन अब इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है ना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत होंगी, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप कह सकते हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, यूरोप हो गया, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आज की डेट में पूरे दुनिया का जो कार्बन बजट है उसका सबसे मेजर एमिशन यही कंट्रीज़ करती हैं। ये देखिए सबसे मेजर पॉइंट तो ये है कि जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो भी दबा के एमिशंस कर रहे हैं। तो इसमें तो लॉजिक नहीं बैठा ना, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो एक तरीके से अपना एमिशन कम कर सकती हैं। तो इंडिया की जो नेट जीरो की डेडलाइंस है वो एक तरीके से पैंडेमिक भी फैला हुआ है। तो पैंडेमिक के पास जो हम अब एक तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। अब रिकवरी कैसी, पैंडेमिक में ये तो सिंपल सी स्वाभाविक सी बात थी कि कार्बन जो है वो एमिशन कम हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और एक तरीके से वर्क जो था ऑन ग्राउंड जो करते थे वो बंद हो गया था, तो कार्बन एमिशंस कम हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब हमें इकोनॉमी को भी ध्यान देना है, हम इंडस्ट्रीज़ को बंद तो रख नहीं सकते। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ हमारी खुलेंगी तो डेफिनेटली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी होगा।
तो पोस्ट पैंडेमिक में जो हम डेवलपमेंट्स कर रहे हैं उसमें कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों का एमिशन तो होगा ही होगा। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर दूसरे देश हमसे अच्छी पोजीशन में खड़े हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन कई जगहों पे होता है। एग्जांपल देता हूँ, आरए फॉरेस्ट, कहाँ, जो महाराष्ट्र में आरए फॉरेस्ट है, मुंबई में स्पेसिफिकली, उनको एक तरीके से काटा जा रहा था। क्यों? डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए काटा जा रहा था, और तो काफ़ी विरोध भी हुआ। लेकिन हमारे कंट्री में डेवलपमेंट करने के लिए ये सब चीज़ें कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तब ये हमारे सामने एक चैलेंज आगे खड़ा हो जाता है। अब कोविड-19 जब हुआ ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको पता है कि रेलवेज और बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस, हाईवेज, आप कह सकते हैं ब्रिजेस, इनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर हमारी जो सेना है, आर्मी, उनके जाने के लिए हमें बहुत अच्छे लॉजिस्टिक्स और रोड्स काफ़ी अच्छी चाहिए। तो उन चीज़ों को हमने उस टाइम डेवलपमेंट उनका किया। लेकिन अब हर चीज़ डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो सकती है, क्योंकि कई सारे एक्ट के थ्रू पास होनी पड़ता है चीज़ों को। तो जो EIA का ड्राफ्ट था 2020 का, उसमें ये चीज़ सरकार ने क्या किया कि एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लियरेंस को बिल्कुल नील कर दिया। यानी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो भी सड़कें बनाई जाएंगी या जो भी डेवलपमेंट होगा कंस्ट्रक्शन में, वो एक तरीके से इस एक्ट के तहत उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। अब उससे क्या होने लगा कि काफ़ी ज़्यादा एमिशंस होने लगे, और एक तरीके से वो हमारी पूरी एक तरीके से हमारे जो क्लाइमेट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पोज करने लगा। जितने भी कोल प्लांट्स थे उनको भी रिलैक्सेशन दे दिया। एक तरीके से कह सकते हैं कि कोल प्लांट्स को हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, और वहाँ पर कोल से इतना ज़्यादा एमिशन होता है। पूरी हमारी कंट्री में सिंगरौली पावर प्लांट जो है, कहाँ, छत्तीसगढ़ का सिंगरौली पावर प्लांट, वो सबसे ज़्यादा कोल के पॉल्यूशन एमिशन करता है। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट डेटा फिगर, मैं इसको स्टार भी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये पेन चेंज कर देता हूँ ताकि ये रेड आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग सकता है। अब देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि एक तरीके से तो कोल एमिशन की यहाँ पर इतना ज़्यादा है, दूसरी तरफ से सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल का एमिशन हमें कम से कम करना है, तब जाके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सब चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं। एक तरीके से सरकार कहती है कि कोल को सरकार आगे बढ़ा रही है, दूसरी तरफ से सरकार कहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं। UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो ग्लासगो में होने वाला है, इस साल होने वाला है मतलब, तो उसमें इंडिया को आपने सामने, और देशों बाकी जितने भी देश हैं उनके सामने एक डोमेस्टिक क्लाइमेट प्लान रखना चाहिए। डोमेस्टिक क्यों? देखिए, जो भी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, चाहे, ठीक है, कार्बन न्यूट्रलिटी जो है, ये सारे आप कह सकते हैं इंटरनेशनल गोल्स हैं। यानी इंडिया है अकेला ही नहीं कर रहा है, बाकी सारे देश भी अपने स्तर पे इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो हर देश को अपना एक खुद का डोमेस्टिक क्लाइमेट का प्लान भी बनाना चाहिए, जहाँ पर अपने खुद के टारगेट्स भी हमारे हों, क्योंकि जब हम इनको अपने स्तर पे शुरू करेंगे तब जाके तो हम इनको एक इंटरनेशनल लेवल पे ले जा पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर राइटर कहते हैं कि लग्जरी एमिशंस, जैसे कार हो गई, एयर कंडीशनर हो गए, एविएशन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी है ना जो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एमिट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं कह सकते, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करते हैं। अब आज की डेट में आपको पता होगा कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोलो या कोई भी अगर किसी शोरूम में भी चले जाओ कार के, इतने दुनिया भर के डिस्काउंट मिलेंगे ना आपको कि कार खरीद लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, EMI ले लो, इतनी सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट मिलेंगी ना कि आपको अल्टीमेटली वो कार लेने पे मजबूर कर ही देंगे। और आपको भी कार और AC जो है वो चीप लगेंगे। देखना भी गर्मियों का सीजन आ रहा है, AC कितने सस्ते हो जाएंगे। जबकि सरकार को इन सब चीज़ों पे ना बहुत ज़्यादा टैक्स करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत ज़्यादा एमिशंस करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं। लेकिन क्योंकि अब इससे भी सरकार का काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि जितना भी ये चीज़ें बिकती हैं तो सरकार को उतनी GST मिलती है, तो सरकार उस चीज़ से खुश है। सरकार इसमें कुछ भी करना नहीं चाह रही है। तो सरकार को ऑन ग्राउंड ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि ये जो AC है, कार, ये थोड़े कम हों और एमिशंस थोड़े कम हो। प्ले टाइम, अब यहाँ पर IPL की बात की गई है कि कैसे IPL आज की डेट में छोटे यंग प्लेयर्स को जो है उनको स्पॉटलाइट में लाता है, लेकिन कोरोना ने किस तरीके से चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करके रखा हुआ है। अब ये चीज़ आपके स्टैटिक जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे SSC में स्टैटिक जो GK है काफ़ी पूछी जाती है। AFCAT में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है उसमें इस टाइप की चीज़ें जो हैं स्टैटिक काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो IPL जो है 2008 में ये लॉन्च हुआ, और एक तरीके से IPL जनरली समर्स में ही किया जाता था। अब IPL का जो इस बार एडिशन होने वाला है वो है 14th एडिशन, जहाँ पर चेन्नई की जो स्टेडियम है, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम, वहाँ पर मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आपस में एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। इससे पहला जो IPL था वो तो बिल्कुल डिले हो गया। क्यों? पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ, लेकिन फिर भी चलो IPL दुबई में एक तरीके से कॉन्क्लूड हुआ। लास्ट मैच नवंबर 10 को दुबई में हुआ। अब उसी के जस्ट 5 महीने बाद दोबारा IPL का जो नया वर्जन है, मतलब यानी 14th एडिशन जो है वो दोबारा आ चुका है।
60 मैच टोटल शेड्यूल होंगे आईपीएल में इस बार, और मई 30 से स्टार्ट होगा। अब मैच जो होगा वो एम्प्टी वेन्यू में खेला जाएगा। क्यों? मैच जो है वो हम सिर्फ टीवी में देख पाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है स्टेडियम में इतनी भीड़ को अलाउ कर नहीं सकते। तो आईपीएल एक तरीके से आप सिर्फ घर में ही इंजॉय कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन हो रही है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है यहाँ पर। दिक्कत ये है कि अभी जो भी जितने भी प्लेयर्स होंगे अलग अलग देशों से आएंगे, सिंपल सी बात है ना, इंडिया के तो होंगे ही। अब कई देशों में कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जैसे यूएस, ब्राज़ील, वहाँ कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ आएंगे तो दिक्कत है, वो यहाँ कोरोना फैला सकते हैं। उसके अलावा होटल क्वारंटाइन जैसी चीज़ें इनके लिए होंगी। इनको ट्रेन किया जाएगा किस चीज़ के लिए, कैसे कोरोना से आपको आप मतलब पॉजिटिव रहने से बचना है, कोरोना के नॉर्म्स जो हैं कैसे आपको खेलते वक्त भी उनको फॉलो करना है। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं गेम में हर्डल है, यानी हिंड्रेंस है, गेम को एक तरीके से स्मूथली चलने नहीं देता। ये चीज़ें तो एक्चुअल में हैं, लेकिन अब मजबूरी हम क्या कर सकते हैं। जैसे टी नटराजन, सूर्य कुमार यादव, ये ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छे प्लेयर हैं, और आज की डेट में आईपीएल ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको लाइमलाइट में लेके आ रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि नेशनल टीम में आने का मौका तो सबको मिलता नहीं है, तो आईपीएल ही एक मतलब करियर शुरू करने का काफ़ी अच्छा मौका होता है इन प्लेयर के लिए, और डेफिनेटली ये प्लेयर यहाँ पर काफ़ी अच्छा करेंगे। फ्लो टू प्लेट, हैंड हेल्ड बाय इंडियन स्टेट। अब यहाँ पर एक तरीके से एग्रीकल्चर की बात करेगी कि किस तरीके से हमें इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने चाहिए, और ताकि जो हमारे किसान हैं उनका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं उद्धार हो, और हमारे कंज्यूमर्स का भी वेलफेयर हो। दिक्कतें ये हैं कि हमारे देश में भी सॉइल फर्टिलिटी में बहुत दिक्कतें हैं, वेदर की दिक्कतें हैं। कहीं बार बरसात काफ़ी ज़्यादा होती है तो फसल ख़राब हो जाती है, कहीं बरसात ही नहीं होती तो फसल सूख जाती है। वाटर अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, कहीं पानी काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को अगर हमें सॉल्व करना है तो एक तरीके से हमें एग्रीकल्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट में क्यों? देखिए आज की डेट में दिक्कतें क्या है। एग्रीकल्चर में क्या होता है ना, परिवार के जनरली ज़्यादातर लोग लगे ही पड़ रहते हैं। आपने एक चीज़ सुनी होगी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। ये अनएम्प्लॉयमेंट का एक पार्ट है। मान लीजिए एक खेत में जहाँ पर फसल उगी हुई है, वहाँ पर फसल को काटने के लिए 2 लोग की ज़रूरत है, यानी 2 लोग आराम से फसल को काट देते हैं, और उस फसल को काट के उनको मान लीजिए 5,000 रुपये लगता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 लोग हैं, ये 1 और 2, ये 2 लोग जो हैं मिलके 5,000 रुपये कमा सकते हैं। लेकिन अब परिवार के अंदर 5 लोग हैं, तो 500 के 5 लोग जो हैं यहाँ पर खेत में लगे हुए हैं। अब 5 लोग लगे हैं तो 5 का उनको 10,000 रुपये तो मिलेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, 5,000 ही मिलेगा ना, क्योंकि तो फसल तो उतनी ही है। इसका मतलब जो अलग से 3-4 यानी अलग से जो 3 लोग लगे हुए हैं, एक तरीके से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, यानी इनका होना ना होना से फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे देश में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ही देखा जा रहा है। तो वही बात है यहाँ पर कि इंडिया के अंदर ना ये दिक्कत जो है सबसे ज़्यादा आज की डेट में फैली हुई है। 9 करोड़ ऐसे रूरल फैमिलीज हैं, यानी गांव में जो ऐसे परिवार हैं जो आज की डेट में अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करते हैं, यानी या तो अपनी फील्ड में काम करेंगे, अपनी फील्ड में नहीं तो किसी और के खेत में काम करेंगे, यानी अनस्किल्ड मैनुअल लेबर करेंगे। आज के डेट में मतलब किसान में जो है वो खेती में कुछ कर रहे हैं, जब सीजन गया तो कुछ और काम करने लग गए, ठीक है। 4 करोड़ ऐसे किसान हैं जो या तो स्मॉल हैं या मार्जिनल फार्मर है, यानी जिनके पास छोटा मोटा ज़मीन है या ज़मीन है ही नहीं, वो किसी और की ज़मीनों में काम करते हैं। तो ऐसे इन सब कंडीशन में ना ओवरवर्क और सेल्फ एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है जो डिमांड है, यानी जितना पैसा उनको चाहिए उतना उनको मिल नहीं पाता। तो सिंपल सी बात है वो अपने आप को ओवरवर्क करवाएंगे, अपने आप को एक्सप्लॉयट करवाएंगे ताकि उनको थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा मिल जाए। अब ये देखो 1965 में वहाँ की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की डेवलपमेंट हुई, ठीक है। उसके साथ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज यानी CACP ये सब डेवलप हुआ। अब मैं आपको बता दूं जो सरकारी राशन की दुकान होती है ना, वहाँ पर FCI के जो गोडाउन होते हैं वहीं से जो है राशन आता है। और ये किसके अंदर आता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज जो 1985 में जो एस्टैब्लिश हुआ उसके अंदर में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, देखिए आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कत थी, ठीक है। लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमारे HYV सीड, हाई कहाँ गया मार्कर, हाई HYV हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स आ गए, यानी ऐसे बीज जो उत्पाद ज़्यादा देते हों फसल का, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने इस चीज़ को तो हेल्प किया ही किया। उसके साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं केमिकल्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना भी सिखाया कि किस तरीके से पैदावार ज़्यादा हो। अब हर चीज़ की अच्छी चीज़ तो होती है लेकिन बुरी चीज़ भी होती है, ठीक है। उसका हम आगे जाके बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, उसके थ्रू जितना भी राशन जो FCI खरीदता है किसानों से सस्ते दाम पे, उसको और सस्ते दामों पे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, यानी BPL के जो लोग हैं, कुछ APL के लोग भी हैं,
अंत्योदय जो लोग होते हैं उनको राशन दिया जाता है, ठीक है। अब लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन की अच्छी चीज़ तो है, लेकिन बुरी चीज़ भी है। बुरी चीज़ ये है कि करीब करीब 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर दी है पिछले 30 साल में। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन बढ़ा तो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो उससे क्या हुआ ना, जितना हमारा वाटर टेबल था वहाँ पर भी केमिकल पहुँच गया। ऊपर से वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा, क्योंकि फसल का उत्पाद ज़्यादा हुआ तो पानी के जो लागत है वो भी ज़्यादा बढ़ गई। तो वाटर टेबल बहुत डिक्लाइन हो चुके हैं और वाटर की क्वालिटी भी बहुत गिर चुकी है आज की डेट में, ठीक है। केमिकल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा कि आज की डेट में वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर भी इतना पल्यूट हो चुका है, ठीक है। अब एक तरीके से यहाँ पर ये सब चीज़ें लगेंगी, यानी केमिकल फर्टिलाइजर लगाओ, HYV सीड लगाओ, फसल का उत्पाद तो ज़्यादा है, लेकिन फसल का उत्पाद करने के लिए जो सामान लग रहा है, यानी बीज, पानी, इन सब की भी कॉस्ट एक तरीके से बढ़ गई। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत ये है कि कॉस्ट अगर बढ़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन फसल का पैदावार अच्छा होना चाहिए। फसल का पैदावार भी अच्छा हो गया, अगर कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, इस टाइप की चीज़, कोई साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, तो सारी फसल तो बर्बाद हो जाएगी। तो ये अब मेजर दिक्कत हो गई कि इतनी लागत लगाने के बावजूद भी अगर ऐसा कोई डिजास्टर आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब भारत का जो 90% पानी है ना, वो फार्मिंग के सेक्टर में करीब करीब चावल, गेहूं और शुगर केन में ही यूज़ हो जाता है। देखिए यहाँ पर फार्मिंग का दिया है कि 90% पानी तो फार्मिंग में यूज़ होता है, और उसमें से भी 80% राइस, व्हीट और शुगर केन में यूज़ हो जाता है। जो हम देख सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा दिक्कत भी है कई देशों में, कई राज्यों में हमारे वहाँ पर, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, चावल, गेहूं और गन्ने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें और ज़्यादा क्रॉप्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा फसल अगर इसमें इंक्लूड होगी तो किसान जो है उनकी एक तरीके से आमदनी भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके अलावा सस्टेनेबल फार्मर इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी, यानी किसान अपने लिए बचा भी पाएंगे, उसके अलावा किसान अच्छा कमा भी पाएंगे। देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। उसके अलावा जब यही फसल जब ज़्यादा इनका पैदावार होगा तो इनको आंगनवाड़ी, इन सब जगहों में सप्लीमेंट किया जाएगा, ताकि वहाँ पर जो भी बच्चे हैं जिनको मिड डे मील प्रोग्राम के तहत खाना मिलता है उनको खाना भी मिलेगा। उसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार जो बच्चे हैं उनका भी एक तरीके से न्यूट्रिशन जो है उसको रिप्लेनिश किया जाएगा। हमारे देश में आज की डेट में 2477 मंडियाँ हैं और 4800 कितना 43, सॉरी मैं इसको हिंदी में नहीं बोल पाया, 4843 सब मंडीज आज की डेट में हमारी कंट्री में है। लेकिन दिक्कत क्या है, इतनी ज़्यादा तो खैर कुछ नहीं है, इतनी मंडीज में 17% ही किसान का उत्पाद यानी फार्म का जो प्रोड्यूस है वो जाता है। दिक्कत ऐसी क्यों है? क्योंकि हमारी रेट में आज की डेट में 42,000 मंडी जो हैं उनकी एक तरीके से कमी है। 42,000 मंडियाँ हमें और बनाने की ज़रूरत है, तभी तो जब ये 42,000 मंडियाँ बनेंगी तभी तो करीब करीब 90 से 95% जो फार्म प्रोड्यूस है वो मंडी में जाएगा। मंडियों की इतनी कमी है, जितनी भी मंडियां हमें चाहिए हमारे पास उसकी 10% भी मंडियां नहीं हैं, तभी तो सिर्फ 17% किसान का जो उत्पाद है वो एक तरीके से मंडी में जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में इनिशिएट हुआ था, वहाँ पर सेंट्रल प्लान जो भारत की अर्थव्यवस्था का पॉलिसी का जो सेंट्रल प्लान था ना, वहाँ पर उसका मेजर मुद्दा था कि लोगों को किसान यानी जो एग्रीकल्चर लैंड से हटाओ, यानी जितने लोग किसानी में चाहिए उतने ही लोग लगाओ और बाकी जो लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं ना उनको इंडस्ट्री में यानी सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करो, ताकि वो एक तरीके से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। यूनाइटेड नेशन का, देखिए मैं इस डेटा को स्टार मार्क कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन का एक एस्टिमेट है कि 2050 तक भी करीब करीब 800 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो गाँव में ही रहेंगे। देखिए कितना मेजर तख्ता है जो आज की डेट में गाँव में है। हर चीज़ अर्बनाइज नहीं कर सकते। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तख्ता जो है लोगों का वो गाँव में ही रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा फिगर आपके लिए है। अब एक आर्टिकल तो क्या इसको मजाक ही कह लीजिए, पाकिस्तान की जो बेहुदा हरकतें हैं ना वो यहाँ बताई गई हैं। बताया गया कि किस तरीके से पाकिस्तान एक बार तो कहता है कि आपस से ट्रेड करेंगे, रिलेशन अच्छे करेंगे, फ्लिप कर जाता है, फिर एक तरीके से उन सारी चीज़ें वो अपने आप खुद ही फ्लॉप कर देता है। हमने कुछ नहीं कहा, खुद ही पहले कहता है कि ट्रेड करेंगे, फिर खुद ही कह जाता है कि नहीं करेंगे। कोई अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है ही नहीं, पता नहीं क्या चलता है यार। चलो हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने आज के डेट में डबल यू टर्न मार लिया है। पहले कहते हैं कि हमें चीनी, यार्न, कॉटन खरीदना है तुमसे, फिर कहते हो कि ना कश्मीर में आर्टिकल 370 को रिस्टोर करो तब खरीदेंगे। मजाक है कि यार, इंडिया के पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है यार, हमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है। इनकी खुद की मिनिस्ट्री में ही आपस में इतना मतभेद है ना, ये कभी इंटरनेशनली कुछ भी एक तरीके से अनाउंस कर देते हैं फिर बैक ऑफ कर जाते हैं। पहले इनकी पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये डिसीजन दिया कि हाँ हम जो है कॉटन, यार्न और 5 लाख मेट्रिक टन चीनी जो है इंपोर्ट करेंगे। फिर इमरान खान की पता नहीं क्या सपना आया उनको, क्या हुआ ऐसा, उन्होंने मना कर दिया। आपस में इतना खुद का इतना ज़्यादा मतभेद हो गया है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो कैबिनेट का यानी पाकिस्तान के कैबिनेट का डिसीजन सीरियसली नहीं ले रही है आज की डेट में। क्यों?
उनको भी पता है कि इनके जो डिसीजन है बिल्कुल बकवास हैं। अल्टीमेटली सफ़र किसको करना पड़ रहा है? पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ रहा है ना। कॉटन तो देश में है नहीं, ऊपर से अगर बाहर से इंपोर्ट करने की बात करो तो ये लाने देते नहीं है, चाहते क्या है ये? मेन दिक्कत तो यहाँ पर यही है ना। तो मैं हमेशा से वही कहता हूँ, पता है, पाकिस्तान की जो जनता है ना, पाकिस्तान की जो सिटीजन है ना, वो गलत नहीं है। पता है, ये इमरान खान है, ये पाकिस्तान की आर्मी जो करती है ना ऑन ग्राउंड, ये लोग गलत काम करते हैं और इसका जो मतलब भुगतना पड़ता है ना, वो पाकिस्तान के जो नागरिक हैं उनको भुगतना पड़ता है। दिक्कत है तो यहाँ पर लाई करती है ना, इनकी इतनी रद्दी गवर्नेंस, इतना घटिया इनकी गवर्नेंस है कि ये अपने आप को खुद संभाल नहीं पा रहे, तो देश में क्या ये सब चीज़ें करेंगे? सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है ना, अगर वो चीनी किसी और देश से इंपोर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, उनको चीनी महंगी ही पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपोर्ट का कॉस्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अलावा बाकी आसपास पाकिस्तान के ऐसा कोई देश है ही नहीं जो चीनी का इतना ज़्यादा पैदावार करता है। ठीक है, ब्राज़ील से चीनी मंगाएंगे पाकिस्तान, तो इनको इतना दूर से लाने का पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी करेंटली पाकिस्तान में 100 रुपया पर केजी जो है चीनी का प्राइस चल रहा है। इंडिया से अगर इंपोर्ट करते तो करीब करीब 60 के आसपास भारत वहाँ के पाकिस्तान के नागरिकों को चीनी मिलती, लेकिन नहीं, मतलब वो है ना, अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है ना वहाँ उनके जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, तभी तो ये दिक्कतें कर रहे हैं वहाँ पर। एक तरीके से इंडिया से इंपोर्ट करते तो उनके लिए प्रैक्टिकल होता, इंपेरेटिव होता, और सबसे बड़ी बात की वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक होता। उनकी अर्थव्यवस्था वैसे इतनी डूबी पड़ी है, लोन लेने में लगे हैं चाइना से, IMF से, फिर भी इनके दिमाग में ना, मतलब अकल में इनकी घुस नहीं रही चीज़ है। ठीक है, पाकिस्तान आज के डेट में सबसे ज़्यादा एक तरीके से कॉटन का एक्सपोर्टर है, लेकिन खुद के पास आज के डेट में कॉटन नहीं है। ठीक है, 2019 में जब आर्टिकल 370 को भारत ने रिवोक किया, तब इन्होंने एक तरीके से हमारे साथ ट्रेड बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जैसे ही इन्होंने ट्रेड खत्म किया तो वहाँ चीनी के दाम जो है बढ़ने लगे। अब चीनी के दाम बढ़ने लगे तो वहाँ क्राइसिस भी आ गई। क्यों? किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्राइसिस तो आनी है। तो एक तरीके से उनके लिए अच्छा यही होगा कि भारत से चीनी इंपोर्ट करो। सिंपल सी बात है, उनके जो देश है और उनके लोग हैं उनके लिए चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, और सिंपल सी बात है यार, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस भी अच्छी डायरेक्शन में चलेगा। तो आज हमने डिस्कस करें 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि कई लोग बेल आइकन नहीं दबाते, फिर कहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस टाइप की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की वीडियो विदिन 30 to 40 मिनट्स क्रिस्पली मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।